हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक का होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो आप साथ के साथ अपने जवाब भी देते चलिएगा दोस्तों। और अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। सब्जेक्ट्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 और मार्क्स भी होंगे दोस्तों 30। लैंग्वेज 1 जिसमें से आप एक चुन सकते हैं, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। अगली लैंग्वेज 2 है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे। अगला आपका विषय होगा मैथमेटिक्स यानी कि गणित। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे दोस्तों और मार्क्स भी 30 होंगे। अगला सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे, टोटल मार्क्स होंगे आपके 150। जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा वो 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट ही आपको एग्जाम में दी जाएंगी। तो आइए दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आइए देखिए पहला प्रश्न कि बाल विकास निम्न से संबंधित है। बाल विकास जो है किससे संबंधित है? बाल विकास जो है दोस्तों वो गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन के अनुरूप होते हैं। तो ये बाल विकास से संबंधित दोस्तों ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा। आगे देखिए कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है। तो ये कही जाती है दोस्तों किशोरावस्था, ऑप्शन बी। किशोरावस्था बालक में नए बदलाव का संकेत देता है जिसमें बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों में तेजी से परिवर्तन होता है दोस्तों। इसी कारण से जो है स्टैनले हॉल ने तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है किशोरावस्था को। यह भी याद रखिएगा किसने कहा है ये बात, ये कहा है स्टैनले हॉल ने। ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो सृजनात्मकता का पोषण जो करता है दोस्तों वो करता है ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। दोस्तों, ये नहीं है आपका ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। संतुलनीकरण है, अनुभव है, लेकिन सामाजिक संचरण जो है जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। तो ये होती है दोस्तों उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है कि चिंतन मानसिक क्रिया का खालिस्तान पहलू है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिंतन जो है दोस्तों मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है। तो जो बालक का प्रारंभिक विकास है दोस्तों वो मुख्यतः माता पिता पर निर्भर है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बालक का प्रारंभिक विकास माता पिता पर निर्भर करता है, इसलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं। आगे प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन विप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। दोस्तों ये नहीं है आपका ऑप्शन डी कि यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। यह कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है दोस्तों। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये भी सही है। और यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। ए बी सी तीनों सही हैं दोस्तों, लेकिन डी गलत कथन है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं दोस्तों सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार वाले, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए 10वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। जो उपयुक्त नहीं हो मैं बताना है दोस्तों। तो ये नहीं है ऑप्शन सी कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, ये उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान किसी समस्या विशेष के लिए किया जाता है दोस्तों। कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव समस्या से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं हम कि साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित किया गया। दोस्तों साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व जो है वो स्पीरमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। स्पीरमैन ने कहा कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी है, एक है सामान्य कारक यानी कि जी यानी कि जनरल फैक्टर, और दूसरा है विशिष्ट कारक यानी कि स्पेशल फैक्टर यानी कि एस कारक। तो जी कारक दिया था स्पीरमैन ने। ठीक है, बार बार पूछा गया है दोस्तों कि द्वि आयामी परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था। तो स्पीरमैन द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों कि विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ये एनसीओ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कथन सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखने की संस्तुति के संबंध में कोई उल्लेख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी। ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, जिसमें सामान्य तत्व के अलावा कुछ मूल तत्व भी होते हैं, जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता एवं स्मरण शक्ति आदि। याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं
हम पाते हैं दोस्तों विचलनशीलता और प्रतिमानता, दोनों ही चीजें पाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, आगे है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो ये है दोस्तों व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन सी। अधिगम यानी सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने के कौशल का विकास हो सके। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है दोस्तों व्यवहार में परिमार्जन लाना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अर्थ दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में जो है दिव्यांग विद्यार्थियों यानी जिन्हें आजकल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी कहा जाता है को सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर सामान्य रूप से पढ़ाना चाहिए, इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक शिक्षिका पाठ्यवस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? दोस्तों जो उपागम है आपका वो ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, यह उपागम ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। आगे देखिए कि अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों थार्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो प्रभाव का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों कर्तव्यनिष्ठा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि विकास की कौन सी अवस्था तो तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है दोस्तों, ये कही जाती है किशोरावस्था को, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सिद्धांत व्यक्त करता है ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मानव के मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न व्यवहार का आकलन किया जाता है। इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है।
तो यह करता है दोस्तों शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। प्रथम चरण में बताना है दोस्तों। तो प्रथम चरण होता है दोस्तों इसका शारीरिक विकास। ऑप्शन बी, प्रथम चरण होता है शारीरिक विकास, द्वितीय चरण होता है मानसिक विकास, तृतीय होता है संवेगात्मक विकास, चतुर्थ होता है नैतिक विकास और पंचम होता है सामाजिक विकास। ठीक है, अर्थात वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। यह दोस्तों अंतराल मापनी। ऑप्शन बी, अंतराल मापनी के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप से किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों, विकास मशीन प्रक्रिया है। भी विकास का सिद्धांत नहीं है, तीनों है और हैं। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है और विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार है। तीनों ही बात होती है दोस्तों। विकास मशीन प्रक्रिया ये बात नहीं होती, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ग्रह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो गिरोवस्था जो होती है दोस्तों वो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से संबंधित है। ठीक है, 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरावस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोवस्था समाजीकरण से संबंधित होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है। तो यह है आंखों का रंग। आंखों का रंग जो है आनुवंशिक रूप से होता है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, तो यह दर्शाता है दोस्तों प्रकृति और पोषण पर बहस। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था दोस्तों एल्फ्रेड बीने ने। प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बीने द्वारा विकसित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न दोस्तों। अब हम करते हैं इंग्लिश के प्रश्न, जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश है दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों इंग्लिश के प्रश्न शुरू करें। दे रखा है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 31 से 35 है कि रीड द एक्सट्रैक्ट, अंश को पढ़िए, गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और हमें 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन को चुनना होगा दोस्तों। तो देखिए आप एक्सट्रैक्ट देखिए, पहले अंश क्या दिया हुआ है कि माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक आउट बट ओ माई साउल इज वाइट, वाइट एज एन एंजल इज द इंग्लिश चाइल्ड बट आई एम ब्लैक एज इफ आई ब्रीड ऑफ लाइट। तो दोस्तों ये माँ और बेटे के बारे में अंश दे रखा है आपको। तो देखिए पूरा का पूरा
इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए 31वां कि द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बोर्न इन, जो लिटिल ब्लैक बॉय था वो जन्मा था, कहाँ जन्मा था? तो ये जन्मा था दोस्तों द साउदर्न वाइल्ड में। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लिटिल ब्लैक बॉय विश्ड दैट ही कुड बी, लिटिल ब्लैक बॉय है वो इच्छा करता है कि वह क्या बने? कि वह वाइट हो जाए। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ऑप्शन बी। आगे है कि द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय, जो लिटिल ब्लैक बॉय की माता है, कहती हैं गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ, जो भगवान है वो व्यक्तियों को पृथ्वी पर क्यों लाता है? ताकि वो टू लर्न टू एंड्योर हिज लव, कि वह उसके प्यार को सहना सीख सकें। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखिए कि द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर, लिटिल ब्लैक बॉय की माता जी कहती हैं कि उसकी जो काली त्वचा है और मुंह है वो है क्या है? वो एक बादलों की बाती है, एक क्लाउड। जो काले बादल होते हैं उनकी तरह उसकी त्वचा है और मुंह है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि द फ्रीज लाइक ए सैडिग्रू इज, लाइक ए सैडिग्रू वाक्यांश क्या है दोस्तों? तो आपको कहा था जब आपको लाइक एज सो वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाए तो वो अलंकार होता है सिमिली, यानी कि उपमा अलंकार। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ए सिमिली। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 36 से 40 है दोस्तों की रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें पैसेज को पूरी तरह ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और 4 ऑप्शनों में से सही कथन को हमें चुनना है। देखिए प्रश्न गद्यांश हमें दे रखा है दोस्तों कि व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर्स दैट आर बोथ मैजेस्टिक एंड वेल फोर्टिफाइड द क्लासिक यूरोपियन कासल इज द पिनेकल ऑफ डिजाइन अक्रॉस द एजेस। कासल्स चेंज्ड, डेवलप्ड एंड eventually fell out of use but they still command the fascination of our culture। दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा गद्यांश दे रखा है, पैसे दे रखा है, इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो प्रश्न देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ गन पाउडर वाज द नेमेसिस ऑफ ट्रेडिशनल कासल्स। इनमें से क्या सही तरह से वर्णित करता है कि जो बारूद है उसने स्मारकों को तबाह किया है? तो इसका जवाब होगा कैनन्स वर एबल टू नोक डाउन स्टोन वॉल्स सो कैसल्स ऑफर्ड लिटिल प्रोटेक्शन। इसने कहा कि जो तोपें होती हैं वो आसानी से दीवारों को गिरा देती थी और इसलिए जो स्मारक हैं वो गिरा दिए गए और उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। तो इसी कारण से जो बारूद है ये अच्छी तरह वर्णित करता है कि जो कैसल्स हैं, स्मारक हैं, वो उनकी तबाही है जो है वो तोपों और गन पाउडरों से हुई है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वुड बेस्ट डिस्क्राइब, इनमें से कौन सा जो टाइटल होगा वो वर्णित अच्छी तरह से करेगा द कंटेंट ऑफ दिस पैसेज, इस पैराग्राफ का सार। तो ये करेगा दोस्तों शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ कासल्स, एक छोटी सी कहानी या इतिहास स्मारकों का। द राइज एंड फॉल ऑफ कासल्स इन इंग्लैंड, उठाव और पतन स्मारकों का इंग्लैंड में। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है।
ठीक है, आगे देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन, इनमें से कौन सा एक विचार है दोस्तों। तो यह इट इज अनफॉर्चुनेट, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट की काशल्स नो लॉन्गर सर्व देयर ओरिजिनल पर्पजेज, जो स्मारक हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने उद्देश्य को उजागर नहीं कर सके। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये एक प्रकार का विचार है। आगे बढ़ते हैं कि चूज ए वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, इनमें से हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि वेस्टीज शब्द का पर्यायवाची शब्द हो, जो कि ऑलमोस्ट द सेम एज द वर्ड वेस्टीज। तो वेस्टीज का अर्थ होता है दोस्तों अवशेष या पदांक, और इसका बेस्ट सिनोनियम जो होगा वो होगा आपका रिमाइंडर। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, रिमाइंडर भी होता है दोस्तों अवशेष। ठीक है, फ्रैगो आपको बता दें, फ्रैगो का अर्थ होता है गोलमेल। क्रिएशन आपको पता है सृष्टि होती है। आउटस्कर्ट्स सरहद या उपनगर जिसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा रिमाइंडर। ठीक है, आगे देखिए कि चूज ए वर्ड विच सर्व एज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड पिनैकल, पिनैकल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो पिनैकल का अर्थ होता है दोस्तों शिखर, और इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा नादीर, ऑप्शन सी। नादीर का अर्थ होता है दोस्तों पतन, और पिनैकल होता है शिखर। और अन्य कौन से वर्ड हैं। पैक्स का मीनिंग होता है दोस्तों सर्वोच्च, शीर्ष, बिंदु। स्टिपल होता है आपको पता है मीनार, घंटाघर वगैरह। और क्रेस्ट होता है शिखा। ठीक है, तो इसलिए नादीर इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, चूज अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेंटेंस गिवन। जो हमें सिंपल सेंटेंस दे रखा है दोस्तों, हमें क्वेश्चन मार्क उसका बनाना है कि क्वेश्चन नेबल कैसे बन सकता है। वो सेंटेंस है राधा टोल्ड मी अबाउट दिस एक्सीडेंट। तो इसका प्रश्न बनेगा दोस्तों कि हु टोल्ड यू अबाउट दिस एक्सीडेंट। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स इज, फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, होती है दोस्तों 9, ऑप्शन ए। 9 संख्या होती है फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट्स की, याद रखिए। आगे देखते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस, आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये बदलना है दोस्तों। सेंटेंस क्या है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा हाउ इज योर मदर, आपकी माताजी कैसी हैं। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा ही आस्क्ड मी हाउ माई मदर वॉज। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं कि द पैसेज इन द माउथ फ्रॉम ब्रेथ पाइप टू टीथ इज नोन एज, वो पैसेज जो कि मुंह में और नाक की पाइप से लेकर के दांतों तक होता है जाना जाता है। तो उन शब्दों को कहा जाता है दोस्तों रेजोनेटर, ऑप्शन बी। जो शब्द बोलते समय, मुंह से निकलते समय और नाक से भी थोड़ा थोड़ा ही हवा आती हो और दांतों से जीभ जो है हमारी टकराती हो, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो उनको रेजोनेटर कहा जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि इन दिस क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्म, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव्स जस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर्म। तो एक्टिव
फॉर्म में हमें सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा दोस्तों, हमें पैसिव वॉइस में उसको बदलना होगा। तो एक्टिव वॉइस में है कि लोइन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंगरी ही मे बी। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा दोस्तों कि ग्रास इज नॉट ईटन बाय लोइन हाउ एवर हंगरी ही मे बी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम, इनमें से कौन सा कक्ष प्रैक्टिसेस हेल्प से टीचर जो है अध्यापक की सहायता करता है टू डेवलप विकास करने में ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा को अमोंग द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के बीच में। तो ये करता है दोस्तों पार्टिसिपेटिंग इन रोल प्लेज ऑन एनी वन ऑफ देयर फेवरेट सीन्स, उनके अपने फेवरेट सीन्स पर नाटक अभिनय करना, उनमें भाग लेना जो है सही रहेगा इसके लिए। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न है, इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग वुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी आस्क्ड बेस्ड ऑन। एक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में जो भाषा है वो सीखी जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से किस पर आधारित हो। तो आधारित होती है दोस्तों केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, सावधानी पूर्वक जो लैंग्वेज भाषा का सिलेबस है उसको कंप्लीट करना। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि एज ए लैंग्वेज टीचर, एक भाषा के अध्यापक के रूप में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कौन सा एक अति महत्वपूर्ण साबित होगा फॉर यू आपके लिए रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर यानी व्याकरण सीखने के लिए। तो यह है यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल कार्यात्मक अप्रोच का प्रयोग करना। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टेक्स्ट बुक, इनमें से कौन सी जो कथन है वो सही है पाठ्यपुस्तक के विषय में। तो ये है कि इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम, ये जो है पाठ्यक्रम में दिए हुए ऑब्जेक्टिव्स को सिखाने में हमारी सहायता करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कि द पर्पज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू, जो उद्देश्य होता है उपचारात्मक परीक्षण में भाषा सीखने के लिए वो कौन सा होता है। ये होता है नो द गैप्स इन लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, कि अधिगमकर्ताओं की अधिगम क्षमता को समझना जो है उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा कि बच्चे कैसे सीख पाते हैं, कौन से बच्चे की क्या क्षमता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। कि द पर्पज ऑफ कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन लैंग्वेज इज, जो उद्देश्य होता है व्यापक एवं सतत मूल्यांकन का एक भाषा के रूप में वो होता है, ये होता है दोस्तों टू एसेस द लेवल, स्तर का मूल्यांकन करना और कॉम्पिटिशनसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन, बच्चों द्वारा प्राप्त की गई प्रतिस्पर्धाओं का, जो बच्चों द्वारा प्राप्त की गई अधिगम है दोस्तों, जो परीक्षाएं उनके द्वारा करवाई गई हैं वो उद्देश्य होता है, उनका जांचना होता है व्यापक और सतत मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, कि किस अधिकार
किस नियम द्वारा जो इंग्लिश है हमारी को औपचारिक रूप प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, औपचारिक भाषा अधिकार, आर्टिकल या उच्च अनुच्छेद 343 के तहत। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। आगे है कि टीचर इज अप्रिशिएटिंग ए चाइल्ड फॉर हिज और ऑल लैंग्वेज यूज। जो एक अध्यापक है वो बच्चे की प्रशंसा कर रहा है उसके सर्वांगीण भाषा सीखने के उपयोग पर। दाउ सम ऑफ द वर्ड्स वर मिसस्पेल्ड बाय हिम। यद्यपि उसके द्वारा जो कुछ शब्द हैं वो गलती से लिखे गए हैं। द टीचर यूजिंग खालिस्तान अप्रोच इन हर क्लास। जो अध्यापक है वो किस प्रकार की अप्रोच जो है कक्ष में प्रयोग कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों होल लैंग्वेज। ऑप्शन सी, द टीचर इज यूजिंग होल लैंग्वेज अप्रोच इन हर क्लास। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि विच अप्रोच लेज ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। कि कौन सी अप्रोच जो है वो ज़्यादा प्रभाव डालती है किसी आदतन निर्माण पर? डालती है दोस्तों बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारवादी अप्रोच। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो मल्टीपल यानी गुणात्मक विद्वता का सिद्धांत है उसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। इनमें से कौन सा जो बुद्धिमत्ताएं हैं वो संबंधित करती हैं एक भाषा सीखने के विकास में? तो ये करती हैं दोस्तों लिंग्विस्टिक और वर्बल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ खालिस्तान मेथड। तो ये है दोस्तों डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन डी कि मातृभाषा को बिल्कुल सिरे से नकार देना एक कक्ष में। तो विशेषताओं में कौन सा मेथड आता है? तो ये मेथड होता है दोस्तों डायरेक्ट मेथड। आगे प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये कि खालिस्तान डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। इनमें से क्या जो है सही रूप से उजागर करता है अर्थ को भाषा के? दोस्तों अर्थों का अध्ययन जो कहलाता है उसे कहते हैं सिमेंटिक्स। ऑप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में जो भाषा के शब्द होते हैं उनके अर्थों का अध्ययन कहलाता है सिमेंटिक्स। ठीक है, आगे देखिए कि हिंदी स्पीकिंग टीचर, हिंदी बोलने वाला अध्यापक गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल। प्राथमिक विद्यालय में उनको लगा दिया जाता है विच इज़ द इन द एरिया ऑफ पंजाब, जो कि पंजाब के क्षेत्र में आता है। सिंस ही डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, क्योंकि वह वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको नहीं जानता है। ही शुड उसको करना चाहिए। तो उसको जो है यूज़ द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज ए रिसोर्स एंड स्टार्टिंग टीचिंग। उनको जो है बच्चों वाली भाषा जो बच्चे जैसे बोलते हैं उनके जैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए शुरू में सिखाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए वाइल डिजाइनिंग ए वर्किंग एक्टिविटी। एक क्रियाशील गतिविधि का डिजाइन तैयार करते हुए फॉर ए लैंग्वेज
भाषा के लिए क्लास टीचर शुड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फोकस ऑन, जो कक्षा अध्यापक है उसको अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये करना चाहिए दोस्तों चूजिंग ए टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, एक टॉपिक का चुनाव कर लें उनके जो आसपास चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनसे जो है बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि सम चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, कि जो कुछ बच्चे होते हैं उनका कुछ भी योगदान नहीं होता है इंग्लिश का प्रयोग करने में बाहर कक्षा कक्ष के। सो इसलिए द टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन द स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश इज़ इसेंशियल बिकॉज, तो इसलिए जो अध्यापक होता है उसकी जो इंग्लिश बोलने की क्षमता होती है वो प्राथमिक रूप से होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं द स्टूडेंट्स में लिसन टू, ताकि बच्चे के अध्यापक की लैंग्वेज को सुन सकें एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट, और उस प्रक्रिया के तहत चलते जाएं जो उन भाषा को सीखने में मदद कर सकती है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके इंग्लिश के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं हिंदी विषय पर, जिसकी भी भाषा लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी है दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करें। निर्देश है प्रश्न संख्या 61 से 65 तक कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो देखिए गद्यांश कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। तो दोस्तों ये आपका शिक्षा के विषय में पद्यांश दे रखा है। ठीक है, तो इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो प्रश्न देखिए कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण तो इससे समाज में विभाजन हो रहा है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खालिस्तान का रास्ता अपना रही है। तो ये अपना रही है दोस्तों पतन का रास्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो दोस्तों इस समूह से भिन्न है अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी। अभिव्यक्ति शब्द के अलावा अन्य सभी शब्दों में इक प्रत्यय का प्रयोग होने के कारण विकल्प सी अन्य से भिन्न है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो ये है दोस्तों बी, यहाँ पर बी निपात का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निपात क्या होता है दोस्तों, किसी भी बात पर अतिरिक्त बार देने के लिए उन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहा जाता है। ठीक है, आगे विकसित शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जो होता है दोस्तों किसी भी शब्दांश के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो विकसित में प्रत्यय जो है वो है इत, ऑप्शन ए। आगे देखिए कि निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 70 तक निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो उचित विकल्प को हमें चुनना है दोस्तों। तो देखिए सकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजीभूत जबाल, मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य बाल, मेरे रघुपति मेरे विशाल। तो दोस्तों ये आपको पद्यांश दे रखा है
तो इससे संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो देखिए, प्रश्न है कि नगपति का विग्रह और समास होगा। तो दोस्तों ये होगा नगों यानी पर्वतों का पति, और इसमें समास होगा दोस्तों तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि का कारक का प्रयोग हुआ है इसलिए तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं कि किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो ये कहा गया है दोस्तों पोरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। इस पंक्ति में जो है कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम कि जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये हुआ है दोस्तों अजय, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए कि निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। तो ये है दोस्तों विसर्ग संधि। विग्रह क्या होगा दोस्तों इसका, ये होगा दोस्तों निह प्लस सीम, तो इससे बनता है निस्सीम। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद अगर स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। तो इसमें नस नी प्लस सीम था दोस्तों, तो स का स बन गया, तो नी सीम बन गया दोस्तों इसका। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह क्योंकि वह समाधि में लीन है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। तो यह है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खालिस्तान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो ये आते हैं दोस्तों जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एक बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर शब्द दोहराना। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि दोस्तों की कहानी सुनकर उसे शब्द से दोहराना, बल्कि उसका अर्थ निकाल के उसको समझना, उसका बोध समझना दोस्तों। तो ये होता है किसी कहानी का मुख्य उद्देश्य। आगे देखिए कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो भाषा की कक्षा में दोस्तों भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ये भाषा की कक्षा में जरूरी है। आगे देखते हैं कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। तो ये होती है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन डी। ठीक है,
आगे देखते हैं कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो दोस्तों। खेल के दौरान मेलजोल से भाषा का विस्तार होता है दोस्तों, इसलिए भाषा शिक्षण में खेल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य खालिस्तान नहीं है। ये नहीं है दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये उद्देश्य नहीं होता है किसी पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए खालिस्तान सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण दोस्तों ये है प्रश्नों के उत्तर पूछना, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए कि भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात, तो ये होता है दोस्तों, होता है। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों शमशान, ऑप्शन सी। आपको बता दो तो शमशान होता क्या है, मुर्दे या शव जलाने का स्थल होता है शमशान। तो शुद्ध वर्तनी शमशान है, ऑप्शन सी। आगे आंख लगना का सही अर्थ चयन कीजिए। आंख लगना का अर्थ होता है दोस्तों नींद आना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कमला की गाय है, कौन सा कारक है इसमें। तो इसमें कारक है दोस्तों संबंध कारक, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखिए, रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो यह बनती है दोस्तों रंगना, ऑप्शन बी। रंग शब्द से क्रिया बनती है रंगना। आगे है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका विशेषण है दोस्तों आलस, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे क्या होते हैं। वे होते हैं दोस्तों विषमादि बोधक अव्यय, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वाक्य को पढ़कर उस खंड को चयन करें
जो व्याकरण अथवा शब्द ज्ञान के नियमों के अनुसार त्रुटिपूर्ण हो। यदि कि सभी खंड त्रुटि रहित हों तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चयनित करें। तो दोस्तों कोहरे के कारण ये बिल्कुल सही है। रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना ये भी सही है, अथवा रद्द होना अब ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जो ऑप्शन डी है कि आम खास बात हो गई, ये त्रुटि है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आम खास की जगह या तो आम का प्रयोग होगा या सामान्य का। दो विपरीत विशेषणों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, इसमें त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बे उपसर्ग का प्रयोग कहाँ अनुचित है। उपसर्ग आपको पता है वाक्यांश के शब्दांश के पहले लगते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ये अनुचित जो है जहाँ पर है ये है बेफिजूल में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बे उपसर्ग का प्रयोग बेफिजूल शब्द में अनुचित है दोस्तों, अतः विकल्प बी जो है सही है। बेफिक्र होता है दोस्तों, बेचारा भी होता है और बेरोक टोक भी होता है। आगे बढ़ते हैं अब कि जिसकी आशा न की गई हो उसे कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों अप्रत्याशित। ठीक है, और आशातीत किसे कहेंगे दोस्तों। आशातीत उसे कहते हैं जिसे आशा अधिक होती हो। प्रत्याशा उसे कहेंगे जिसे प्रत्येक की आशा होती हो। और अप्रत्याशा किसे कहेंगे कि किसी के द्वारा भी न की गई आशा हो, उसे अप्रत्याशा कहेंगे। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, आगे देखते हैं कि जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों अकिंचन, ऑप्शन बी। गरीब किसे कहेंगे, जो बेचारा निरुपाय हो उसे गरीब कहेंगे। दरिद्र उसे कहेंगे जिसके पास बिल्कुल धन न हो, उसे दरिद्र कहेंगे। और नरम स्वभाव वाला कहेंगे दोस्तों उसे विनीत कहेंगे। तो जिसके पास कुछ भी न हो उसे कहते हैं अकिंचन। ठीक है, ये दोस्तों आपके हिंदी के प्रश्न। अब हम आते हैं गणित विषय पर। तो देखिए 91वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दोस्तों मान लिया हमने वो संख्याएं जो हैं वो है ये x है और y है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 5 दोस्तों, यानी x + 5 कितना हो गया, ये हो गया 5 के बराबर। और x गुना y कितना हो गया, यानी xy कितना हो गया 6 के बराबर। ठीक है, तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना है दोस्तों इसमें, कौन सा, ये होता है x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है x + y का होल स्क्वायर के -4xy के। ये फॉर्मूला लगाते ही हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो हमारे पास x + y है, क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास xy है तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो x - y का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारे पास, ये आ गया दोस्तों 1 के बराबर। तो x माइनस कितना होगा, x - y बराबर होगा 1 के। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या था हमारे पास कि x + y बराबर है 5, और दूसरा समीकरण आ गया हमारे पास x - y इज इक्वल टू 1, या दूसरा समीकरण आ गया। तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों। आइए सोल्व करते हैं। तो क्या थे समीकरण, x + y इज इक्वल टू 5 और x - y बराबर है 1। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 के बराबर। x वहाँ आ जाएगा हमारे पास 3।
और y कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो y जो है हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, वैल्यू की y की वैल्यू आ गई 2 दोस्तों। ठीक है, तो पुनः प्रश्नानुसार हम क्या देखेंगे कि जो उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें निकालना है। वर्गों का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/y का होल स्क्वायर। हमें ये निकालना है दोस्तों, एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है, तो क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसका मान निकालते ही हमारे पास जाएगा दोस्तों 13/36। तो आपका जवाब क्या होगा 13/36, तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे देखिए कि पारी में रनों का अधिकतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11 था। उसी पारी में दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर शेष रनों के स्कोर का 3/11 था। तदनुसार यदि दोनों स्कोरों का अंतर 9 रहा हो तो कुल स्कोर कितना था। तो मान लिया हमने दोस्तों वो स्कोर जो था वो था x, तो अधिकतम स्कोर कितना हो गया 3/11x हो गया, दे रखा है इसमें 3/11x। ठीक है, तथा दूसरे नंबर का अधिकतम स्कोर कितना हो गया, वो दूसरे नंबर का हो गया दोस्तों 3/11 गुना शेष रन। तो शेष रन जो भी थे वो आपका अधिकतम स्कोर हो गया दूसरे नंबर वाला। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम देखेंगे कि 3/11 गुना x माइनस 3x/11 बराबर होगा हमारे यहाँ किसके बराबर, 24x/121 के। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों 121। तो कुल स्कोर कितना था, ये आपका था 121, तो आपका जवाब हो जाएगा 121 दोस्तों। तो कुल स्कोर था आपका 121, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल आसान था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि दिया गया पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर हुए खर्च अंश में को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ग्राफ हमें दे रखा है दोस्तों, आप देख लीजिए। क्रिकेट के दे रखे हैं 81 डिग्री, टेनिस का 45 डिग्री। तो टोटल आपको पता है दोस्तों पूरा का पूरा वर्त जो है 360 डिग्री का होता है। तो उससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने। तो प्रश्न देखिए कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत टेनिस पर खर्च हुआ। दोस्तों टेनिस पर आप देखेंगे कि ऊपर 45 डिग्री दे रखा है खर्च टेनिस का, तो 45/360 कर देंगे क्योंकि एक वर्ग था वो, और गुना कितना कर देंगे 100 कर देंगे। हमारे पास ये खर्चा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 25/2, तो हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो टेनिस पर खर्च था ऑप्शन ए। ठीक है, आसान था। आगे है कि उस वर्ष यदि कुल खर्च होने वाली राशि रुपये 2 करोड़ हो तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल खर्च होने वाली राशि थी। तो क्रिकेट तथा हॉकी पर कुल खर्च दो है दोस्तों, क्रिकेट पर था 81 और हॉकी पर था 63। तो दोनों को जोड़ देंगे बटा 360 कर देंगे गुना 100 कर देंगे। तो टोटल हमारे पास खर्च आ गया दोस्तों 40% का, यानी कि क्रिकेट तथा हॉकी पर कुल खर्च हुआ 40% का। तो कुल खर्च राशि कितनी है 2 करोड़ है, तो 40% कितना हो गया 40/100 गुना 2 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा दोस्तों 80 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, 80 लाख रुपए हमारा जवाब आ जाएगा, ऑप्शन 20 का जवाब होगा। तो हॉकी और क्रिकेट पर कुल खर्च हुआ 80 लाख रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं कि दीपक के पास रुपये 73 जेब खर्च के रूप में थे। उसने रुपये 27.30 का सामान खरीद लिया
अब दीपक के पास शेष कितनी राशि थी? तो 73 रुपये थे दोस्तों। उसमें से 27 का सामान खरीद लिया, इसमें से घटा देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा, ये जवाब आ जाएगा 45.70 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो अब दीपक के पास शेष राशि है 45.70 रुपये। ठीक है, आगे है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। 83 में से 27 घटा दी दोस्तों, 64 निकाल लिया उसने, तो जो कि गलत है। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है? तो कौन सा कथन कराता है दोस्तों? ये कराता है कि बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों, वो आएगा दूसरे नंबर वाला कि शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन। ठीक है, सबसे पहले ये आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा पहला कि शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। तीसरे नंबर पे आएगा तीसरे वाला प्रगति रिपोर्ट का विकास। और अंत में आएगा फोर्थ वाला कि बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। यानी कि 2, 1, 3, 4 हमारा जवाब होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो है रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? तो सबसे उचित उद्देश्य जो है शिक्षक का वो है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन करता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित, ये जो है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए? तो ये संभालना चाहिए दोस्तों अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षा का दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य या गतिविधि है?
तो ये है दोस्तों बच्चों का अन्वेषण में लगना, ऑप्शन बी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए कि बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, ऑप्शन है। ठीक है, इसमें समूह बनाना, एक एक संगतता, क्रमबद्धता आदि महत्वपूर्ण है, लेकिन संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना ये इतना आवश्यक नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि बच्चे से प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की उदाहरणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। यानी कि जो बच्चा है वो हर किसी बंद आकृति को आयत मान रहा है, इसलिए उसने कहा कि उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो सबसे बड़ी भिन्न संख्या जो है दोस्तों वो है आपकी 3/5, ऑप्शन बी। ठीक है, और सबसे छोटी पूछ लेता तो सबसे छोटी होती है आपकी 2/7। ठीक है, आगे देखिए कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 520 है और उनका महत्तम समावर्त 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। दोस्तों आपको पता है कि दूसरी संख्या गुना पहली संख्या बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक के। तो आपको तीन चीज़ें दे रखी हैं, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, तो पहली संख्या भी आपको दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको निकल जाएगी दोस्तों। तो दूसरी संख्या किसके बराबर होगी, लघुत्तम समावर्तक 520 है, महत्तम समावर्तक 4 है, पहली संख्या कितनी है 52 है, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों 40। तो दूसरी संख्या किसके बराबर होगी, 40 के। तो ऑप्शन ए इसका जवाब है। ठीक है, आसान सा था। आगे एक होटल में 7 दिन के लिए 280 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है। 42 दिन के लिए कितने चावलों की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सा है दोस्तों, जो आपको पहले दे रखा है उनकी गुना कर लीजिए, 280 गुना 7। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, 280 और जो आपको पूछ रखा है कितने 42 दिनों के लिए कितने चावलों की आवश्यकता होगी, उसको गुना कर लीजिए आप, और जो दे रखा था उससे भाग कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1680 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर, और शेष के बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेचे। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई। तो मान लेते हैं दोस्तों, माना कि व्यापारी ने 100 रुपये में 100 मीटर कपड़ा खरीदा। मान लिया हमने 100 रुपये में 100 मीटर कपड़ा खरीदा, मान लेते हैं। ठीक है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा उसका। तो विक्रय मूल्य इसने दे रखा कि आधे कपड़े जो है 40% लाभ पर बेच दिए। तो आधे कपड़े हम लिख लेंगे 100 का आधा कितना होगा 50, तो गुना लाभ कितना है 140% का है, तो 140/100 कर देंगे तो लाभ आ जाएगा पहला। ये हमारे पास ये हो गया हमारे पास 1 पॉइंट। प्लस क्या कर देंगे इसके, आधे है कि शेष की आधे 40% हानि पर, तो शेष का आधा यानी कि 50 का आधा। तो 50 का आधा कितना होगा हमारे पास 50/2 होगा।
ठीक है। 50/2 गुना हानि पर बेचे हैं तो 60 बटा, यानी 100 में से 40 घटाएंगे तो 60/100 हो जाएगा। ठीक है। तो प्लस, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेचे, तो जितनी लागत थी उनकी उतने पर बेच दिए, तो यानी कि 50/2 गुना 100/100, यानी लागत मूल्य है इसका ये, यानी एक पर ही बेच दिए। तो इन दोनों का, तीनों का जोड़ कर लेंगे, हमारे पास जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो 75 + 15 + 25 होगा हमारे पास, क्या होगा 75 + 15 + 25, यानी कि हमारे पास आ गया 110 का। तो मैंने माने कितने थे, 100 माने थे, हमारे पास आ कितना गया, 110 आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 110 - 100, यानी कि 10% का। तो ऑप्शन सी इसका जवाब है दोस्तों। आसान सा था बिल्कुल। ठीक है, आगे देखिए कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में ₹756 हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में ₹873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों इसमें, यानी कि 3.5 वर्षों में से 2 वर्ष घटा दिए तो 1.5 वर्ष बच गया, यानी 1/1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 873 - 756, ये होगा हमारे पास 117 रुपये। ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा हमारे पास, 117 गुना 2/3, ये हो गया 78 रुपये, यानी 1 वर्ष का ब्याज आ गया। और 2 का कितना आएगा हमारे पास, 2 का आएगा 78 गुना 2, 156। ठीक है। तो मूलधन क्या होगा आपका पास, दो ब्याज आ गया आपके पास, तो मूलधन कितना होगा, मिश्रधन माइनस दान ब्याज, तो मूलधन आ जाएगा। तो 756 - 156 हो जाएगा आपके पास 600 रुपये। ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, मूलधन आ गया। आपके पास मूलधन है, साधारण ब्याज है, समय है, आपको दर निकालनी है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 इसका फॉर्मूला होता है। तो दर का फॉर्मूला क्या होगा फिर, उससे ही ये होगा आपके पास साधारण ब्याज 156 है गुणा 100 बटा मूलधन कितना था 600 गुना समय है 2 वर्ष, तो हमारे पास दर आ जाएगी 13%। तो वार्षिक ब्याज की दर है 13%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए कि समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं सदैव क्या होती हैं, जो होती हैं दोस्तों सदैव बराबर रहती हैं। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो दोस्तों आप किसी भी त्रिभुज का पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम इक्वल आ जाती है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो एक बार देख लेते हैं। उसका कर्ण जो है दे रखा है हमें 17%, 17 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर हमारे पास 15 है, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 289। ठीक है। और ये होता है 8 का स्क्वायर 64, और ये होता है 225। तो 289 बराबर आ गया दोस्तों। ये हो जाएगा 289 आपका, यहाँ पर भी 289, तो ये बराबर है। तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। तो ये त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 4.05 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वृत्त का परिमाप क्या है। तो दोस्तों वर्ग की भुजा आपको दे रखी 4.05 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना आप भुजा कर देंगे, यानी कि 4.05 कर देंगे, तो आपका परिमाप आ जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे? तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे वर्गाकार फर्श का, और फिर एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को भाग कर देंगे, हमारे पास पत्थरों की संख्या जाएगी। तो वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? ये होगा हमारे पास, मीटर में दे रखा 3 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 300 हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा, तो हमारे पास क्या हो गया? यह आ गया हमारे पास वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल। एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर दे रखी भुजा, एक 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 20 गुना 30 कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। दोनों को भाग कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों 150। तो सी ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, पत्थरों की संख्या होगी 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 4 की पावर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत इज इक्वल टू है 51.2, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो माना हमने कि 4 की पावर x का x प्रतिशत जो है वो बराबर है 51.2 के, मान लिया हमने ये। तो 4 की पावर x गुना x बराबर किसके होगा? 5120 के, क्योंकि बटा 100 था इसके, तो उस तरफ चला जाएगा तो 5120 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5120 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? ये लिख सकते हैं हम 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 इज गुना 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 4 की पावर 5 गुना 5, यह आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू हो जाएगी 5। तो x के स्थान पर क्या आएगा? 5 आएगा, ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 5। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न था। आगे है कि 2x² - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान सिंपल सा है दोस्तों, 2x² लिख लेंगे, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ से हम 2x² - 1 को उस तरफ ले जाएंगे, +1 हो जाएगा, और x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और x इसके बराबर हो जाएगा ±√1/2 के हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा? ±1/√2 के हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 20 प्रेक्षणों का औसत y हो, तब x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101 जो है x20 - 101 तक का औसत कितना होगा? तो इसका जो औसत आएगा दोस्तों आप निकालेंगे, यह आएगा दोस्तों आपका y - 101। कैसे निकालेंगे? आप औसत का फॉर्मूला जानते हैं, ऊपर जो संख्याएं हैं उन वे और बटा जितनी संख्याएं हैं वो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो पुनः औसत निकालने के बाद आपका जो अंत में आएगा दोस्तों वो आएगा 20 × y - 101। ठीक है, तो बटा 20, तो 20 से 20 आपका अंत में कट जाएगा दोस्तों, आपका जवाब आ जाएगा y - 101। ठीक है, आपको सिर्फ औसत का फॉर्मूला लगाना है, आपका सिंपली तरीके से ये जवाब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3 है, सबसे बड़े कोण का रेडियन में मान होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, कोणों का अनुपात कितना है? 1:2:3 है। सबसे बड़ा कोण क्या है आपका पास? 3 है, तो 3 बटा तीनों का जोड़ कितना होगा? 6 होगा, गुना 180 करेंगे तो हमारे पास बड़ा कोण आ जाएगा। बड़ा कोण होगा 90 डिग्री का। तो रेडियन में बताना है, तो रेडियन में बताने के लिए हमने 90 गुना क्या करेंगे? π/180 करेंगे। ये हमारे पास रेडियन में मान आ गया, तो रेडियन होगा हमारे पास π/2 रेडियन। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए।
ठीक है, आसान सा था। आगे है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर है 90 डिग्री के, AD लंब है BC पर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तथा BD 3 सेंटीमीटर है, तब CD बराबर है। तो CD बराबर होगा दोस्तों, आप देख लीजिए, CD मान लिया हमने वो x मान लिया, और AC जो मान लिया हमने वो मान लिया y सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल ABC आप देखेंगे कि आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, BC का स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्म लगा के AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम क्या देखते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर होगा आपका 3 प्लस x का स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू समीकरण 1 मान लेंगे। तो ट्रायंगल ADC में देखेंगे, फिर ADC में क्या है, y का स्क्वायर जो बराबर है वो है AD का स्क्वायर के प्लस DC का स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी y का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो y का स्क्वायर समीकरण 1 में रखने पर हम क्या पाते हैं, जो x का वैल्यू होगी आपकी वो आ गई 6x बराबर है 32 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 16/3। तो सिंपल सा तरीका है, 16/3 इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो CD आपकी होगी 16/3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आसान सा था। आगे देखिए कि AB 8 सेंटीमीटर तथा CD 6 सेंटीमीटर लंबी दो ऐसी समांतर एक जीवाएं हैं जो किसी वस्तु के केंद्र की ओर ही हैं। उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस वक्त की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। तो देखिए 121वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों सभी के सभी। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है। तो प्रासंगिक जो नहीं है वो नहीं है दोस्तों ऑप्शन बी, कि इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है। तो प्रिया द्वारा सबसे उपयुक्त अपनाया गया दृष्टिकोण दोस्तों वो है अन्वेषण दृष्टिकोण। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए बच्चों से आपातकाल के अनुभव पूछना अन्वेषण दृष्टिकोण कहलाता है दोस्तों। आगे है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ऑप्शन सी। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पहाड़ों पर सफेद बर्फ से प्रकाश परावर्तन के कारण ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? दोस्तों ये फील्ड भ्रमण भी है, श्यामपट्ट का उपयोग भी है और चित्रपटना, तीनों है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा परोक्ष भी। आगे है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह यह समावेशी हो, विषयगत हो, एकीकृत हो। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा परोक्ष भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ये बनाना है कि सपेरों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन के बीच चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली ट्रेन 1853 में? ये चली थी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। ये होता है दोस्तों सोनपुर में। ऑप्शन डी। सोनपुर बिहार राज्य का कस्बा है दोस्तों। यह हिंदुओं का प्राचीन तीर्थस्थल है। यहाँ प्रसिद्ध ऐतिहासिक हरिहरनाथ जी का मंदिर है। यह हरिहरत क्षेत्र माना जाता है और यहाँ सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों सोनपुर बिहार में। आगे है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1961 में। ठीक है, आगे समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में। आगे देखिए कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में जो है लचीला संविधान लागू है। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो एक अलिखित संविधान भी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो ये है यूप्लेक्टिला। ऑप्शन सी। आगे है दोस्तों कि नर्मदा नहर का पानी राज्य के जालोर जिले के कौन से गांव में मार्च 2008 में पहुंचा? तो ये पहुंचा दोस्तों सीलू गांव में। ऑप्शन बी। ठीक है, ये 18 मार्च 2008 में पहुंचा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
कि निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये होता है दोस्तों तारक कार्य, ऑप्शन बी। आगे है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये है दोस्तों यकृत, ऑप्शन बी। बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आगे देखिए, ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो ये दोस्तों सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, और किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन, और ये है नेपाल का। नेपाल का भी जो है राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। दोनों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है सारस क्रेन। आगे है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। यह है दोस्तों अपखंडित में, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हिमालयकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। ये लगता है दोस्तों 25 करोड़ वर्ष। आगे है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो ये अवस्थित है दोस्तों मुंबई तट पर, ऑप्शन ए। आगे है प्रश्न कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। ये होती है 70 से 100 सेंटीमीटर, जहां पर वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर होती है वहाँ मानसूनी वन पाए जाते हैं। आगे कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। तो ये है प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंगलोंग पठार या शिलोंग पठार दोनों एक ही हैं दोस्तों। आगे है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है दोस्तों जलकुंभी, या जिसे एखोर्निया क्रोसिपस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे देखिए, ये वायरस के जैविक होने का लक्षण है। तो इसका लक्षण है कि यह प्रजनन नहीं कर सकता है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। आगे पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा है। तो उसका नाम है दोस्तों एथिलीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला आवासीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है दोस्तों एजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। आगे किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है।
ये पाया जाता है दोस्तों बी डीएनए, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन में चुनने हैं दोस्तों, देखिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे अनेक के शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। ये गलत बात है दोस्तों। तीसरा जो है वो है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये बिल्कुल सही है, तीसरा कथन भी सही है। चौथा है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी सही है दोस्तों। तो पहला, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। तो कहाँ पर है पहला, तीसरा और चौथा? ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 150वां प्रश्न देखिए कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। तो एक बार पूरा देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो पहला है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ये भी सही है। और ये लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। ये भी सही है दोस्तों। तीनों ही कथन सत्य हैं। चौथा देखिए कि मधुबनी राजस्थान का एक अति प्रसिद्ध जिला है। दोस्तों मधुबनी राजस्थान का नहीं बल्कि बिहार का है। तो एक, दूसरा, तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, 1, 2 और 3, ये कथन सही है। ठीक है, तो लीजिए दोस्तों, आपका रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। आपको इन 150 प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल आईडी मेरे द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी दोस्तों, उससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस पूरी की पूरी वीडियो की उत्तरों सहित जो पीडीएफ है वो प्राप्त हो जाएगी। लिंक जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिए और आर एस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।